गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैं विकास कुमार सिंह आज आप लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है वर्क एंड एनर्जी। ये आपके जो सीबीएसई बोर्ड है इस पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपका पूरा फिजिक्स का बेस रखा हुआ है। कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, क्या है, वर्क है, एनर्जी है, वर्क टाइम एनर्जी कई जगह पे ये चैप्टर है, कहीं कहीं पे वर्क पावर एनर्जी ये चैप्टर है, तो अलग अलग इसके नाम हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इस चैप्टर को इलेबोरेट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और हम सबको इसको आज यहां से समझ के निकलना है। ये पूरा लेक्चर जो है 2 पार्ट में आएगा एटलीस्ट। ठीक है, और आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर विद न्यूमेरिकल क्लियरली सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या है? वर्क हम लोग वर्क से हम लोग क्या समझते हैं बताइए। हम अगर आप लोगों से पूछें, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर इसका आंसर देना चाहें तो इस वीडियो को यहां पर पॉज करके इसके बारे में बता सकते हैं कि व्हाट इज वर्क। देखिए, जो वर्क है वो जनरली एक तो वो वर्क होता है जिसको हम लोग काम समझते हैं, कहीं खड़े हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में हैं। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में वो हर चीज जिसको हम वर्क समझते हैं वो वर्क होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है कि अगर कोई फोर्स लग रहा है और उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पॉइंट पहले यहां था, फिर अगला पॉइंट उसका यहां था, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, डिस्प्लेसमेंट है मान लो 1 मीटर का। एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, और ये है आपका, ये जो आपका कर्व है ये है 2 मीटर का, बट आपका ये जो है ये है 1 मीटर। तो देखिए, यहां पर यहां से लेकर यहां तक, पहले पॉइंट यहां था फिर यहां था, पॉइंट की इनिशियल कंडीशन और पॉइंट की फाइनल कंडीशन के बीच के डिफरेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पॉइंट ने उतना ही पाथ कवर किया उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, नहीं। यहां पर देखिए, पॉइंट ने इस पाथ को कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले पॉइंट की कंडीशन और लास्ट पॉइंट की कंडीशन, बस उसी के बीच के डिफरेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारा पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर लीनियर मोशन करता है, बस उसी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है। अगर ये लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, कोई भी और मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ये उसकी डिस्टेंस हो जाएगी और ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बट लीनियर मोशन के केस में क्या होगा, यही उसका डिस्टेंस होगा, यही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो वर्क का जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमने पढ़ा है, वो है फोर्स W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S। कहीं कहीं पर उसको S से डिनोट करते हैं। हम भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्या है, कई बुक्स को रेफरेंस ले रखा है, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह देखे हैं, तो कहीं पर S को लिया जाता है डिस्प्लेसमेंट, कहीं पर D को लेते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपको ये भी मिल जाएगा, W इज इक्वल्स टू F इंटू D, बोथ आर द सेम थिंग। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो होता क्या है, मतलब अगर कोई चीज, कोई ब्लॉक है, जैसे हमारे पास एक ब्लॉक है यहां पर, ठीक है, वो ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया कुछ F न्यूटन का, लेट अस कंसीडर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया हमने, वो ब्लॉक खिसक के यहां आ गया, कितना चला, 6 मीटर चल गया। अच्छा, एक चीज और, सबसे बड़ा जो फॉल्ट है जो आपके बुक्स में मेंशन होता है, कभी भी डिस्टेंस जो कंसीडर की जाती है ना, वो इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। आपके बुक्स में मैं देखता हूं जब वो डिस्टेंस बनाते हैं तो वो यहां से ले लेते हैं, ये डिस्टेंस नहीं होती है। ये डिस्टेंस इसलिए नहीं होगी, या डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं होगी, बिकॉज इसमें जो ब्लॉक है इसका साइज भी आ जा रहा है, और ये तो कांस्टेंट है, ये थोड़ी चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो चीज जो वेरिएबल है जिसको हम बदल सकते हैं, जैसे अभी 6 मीटर कर दिया, अभी 5 मीटर कर दिया। अब यहां पर क्या हो गया, मान लो अगर ये 2 मीटर का ब्लॉक है, ये भी 2 मीटर का ब्लॉक है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट यहां 8 मीटर आ जाएगा, सॉरी नॉट 8, कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। 2 इसका ऐड हो जाएगा, 2 इसका ऐड हो जाएगा, इसी 6 में 6 + 2 + 2 क्या हो जाएगा, 10 मीटर। और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 6 मीटर है, ये 4 मीटर तो इसका अपना डायमेंशन ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो उसको सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को लिया जाता है।
या फिर आप एक काम करो, इसके एंड पॉइंट से इसके इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ले लो, दैट्स इट, वो भी ठीक है। ठीक है, बट सबसे अप्रोप्रिएट होता है सेंटर पॉइंट टू सेंटर पॉइंट बीच का डिस्टेंस लेना। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो क्या होता है हमारा वर्क? सबसे पहली चीज जो हमको ये समझना है कि वर्क हमारा होता क्या है, तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं, वर्क के केस में कांस्टेंट फोर्स, आई थिंक ये मार्कर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं चेंज कर देता हूं। कांस्टेंट फोर्स एक्ट इन अ डायरेक्शन, कांस्टेंट फोर्स एक्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक फिक्स कांस्टेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जब एक्ट करता है तो वो वर्क करता है। जैसे कि इसमें हमने देखे कर रखा है, न्यूटन इधर तेरा फोर्स आया गया और डिस्प्लेसमेंट भी यहां से यहां हो रहा है, तो यहां पर आपका वर्क क्या होगा, W इज इक्वल्स टू F इंटू डी ले लो या इस ले लो, एक ही बात है। F क्या है आपका 2 न्यूटन एंड D क्या है आपका 6 मीटर, नॉट 10 मीटर। आंसर 12 क्या होगा, वर्क का यूनिट क्या होगा, F की यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन लिख दो। D यूनिट क्या होगी, मीटर लिख दो। तो वर्क की यूनिट होगी 12 न्यूटन मीटर, जिसको हम लोग जूल भी कहते हैं, जूल भी हम लोग ये कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि होता क्या है, एनर्जी क्या होती है आप बताइए, एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज एनर्जी। काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। काम करने की जो क्षमता होती है उसी को एनर्जी कहते हैं। इसीलिए एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट सेम होती है, या मोटे तौर पे कहें तो एनर्जी और वर्क दोनों सेम चीज होते हैं। ठीक है, इसीलिए वर्क की यूनिट को भी हम लोग जूल कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं 12 जूल। लेट मी चेक कैसे शूट हो रहा है। ओके फाइन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी के ऊपर आप लोग कर लोगे। इसका आंसर आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में लिख के देना, मैं इसको करवाऊंगा नहीं आपको। A force, a force of 10 Newton acting on the direction of displacement, the force of 10 Newton acting on the direction of displacement which is 8 meter, then what is the work done? ये बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले तो हम लोगों को इसका एक डायग्राम बना लेना चाहिए। ब्लॉक है, 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट इसका यहां से यहां हो रहा है। डिस्टेंस कितनी है ये 8 मीटर। आई डोंट थिंक इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। W की वैल्यू कितनी होगी आपको हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ठीक है, कुछ खास नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिएगा। हम जो सेकंड पार्ट कराएंगे, अगर इसके बाद भी कुछ बच जाएगा तो हम उसमें एक जो वीडियो होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट को रिजॉल्व करने के लिए बनाएंगे। ठीक है,
एक सिंगल प्रॉब्लम भी ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपके पास इस चैप्टर से एटलीस्ट नहीं बचेगी। इवन 10th क्लास तक की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो अच्छा एक चीज और बताओ, जो वर्क है आपका, जो वर्क है, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? बताइए, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? वर्क कभी भी किसी भी सेंस में नेगेटिव हो सकता है? सोचने वाली बात है। देखो मान लो जैसे कि हमने एक डायरेक्शन को, फोर्स जो होता है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन होता है पर्टिकुलर, और वर्क जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर स्केलर का मतलब क्या होता है? मतलब सिर्फ इतना जान लो अभी के लिए कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें एक डायरेक्शन होता है। जैसे फोर्स तुमने दिया तो तुम्हें पता है किस डायरेक्शन में दे रहे हो, ठीक है ना। एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं है, एनर्जी मतलब एनर्जी, ऊर्जा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट तुमने राइट साइड में किया तो डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ, लेफ्ट में किया इधर हुआ, इधर किया तो डायरेक्शन फिक्स है। तो जिसका फिक्स डायरेक्शन होता है दैट इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता दैट इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो वर्क जो है आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। बट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने कहा ये फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपका हो रहा है एम मीटर इस डायरेक्शन में, यानी ब्लॉक यहां से यहां जा रहा है। तो आप इस वर्क को क्या बोलोगे? इसको डी कर दो, डी या एस जो भी करना चाहो। W इक्वल टू एफ इंटू डी, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। F इंटू डी किस डायरेक्शन में है? फोर्स की डायरेक्शन में है। अगर ऐसा होता है कि इसकी डायरेक्शन पलटती है, कभी भी इसकी डायरेक्शन पलटती है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर राइट साइड इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन जो भी होगा उसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो अगर इसको जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे कोई फोर्स लगता है, इधर से मान लो, तो F तुम्हारा क्या हो जाएगा? F विल बी इफ direction of force will change, then F will be, if direction of force will change, then F will be negative quantity. क्लियर? तो तुम्हारा वर्क कितना हो जाएगा फिर? W इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी। यहां पे देखो, अब जो टोटल वैल्यू आ रही है यहां पे पॉजिटिव में आ रही थी, यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगी। तो उस सेंस में अगर हम कहें तो हां, वर्क नेगेटिव होता है। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है जानते हो? जैसे मान लो तुमने इधर डायरेक्शन में पहले फोर्स लगाया, फिर इधर डायरेक्शन में लगाया, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस होगा? एंगल कैसे निकालेंगे? पहले इधर लगाया होगा, फिर इसी पॉइंट से देखते हैं इधर लगाया है, तो एंगल कितना है? 180 डिग्री है ना। देखो, पहले फोर्स इस डायरेक्शन में था, फिर तुमने कहा इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? थीटा एंगल होगा, मान लो 30 होगा, कुछ भी। पहले फोर्स इस डायरेक्शन में था, जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया ना, फेज शिफ्ट। तो ये कहा जाता है कि नेगेटिव वर्क एंड पॉजिटिव वर्क के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। 180 डिग्री फेज शिफ्ट मतलब नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। एक डायरेक्शन ऐसे होगी, उसकी जस्ट उल्टी दूसरी वाली ऐसे होगी। क्लियर है बात? ठीक है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उन न्यूमेरिकल के ऊपर हम चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले आप थोड़ा सा देखिए।
अच्छा मान लो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा देखो मार्कर नहीं मिल रहे यार मेरे, चलो क्वेश्चन है तुम्हारा, अ कूली या पोर्टर लिफ्ट अ लगेज, स्पेलिंग को मत जाना, बात समझो मैं क्योंकि बोल रहा हूं ना, ठीक है। अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg, अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम ग्राउंड टू पुट इट ऑन his head and this is the displacement of 1.5 meter, then वर्क डन बताइए, बस यही पूछ रहे हैं। then what will be the work done, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहने क्या मतलब है, एक कूली है वो 15 kg का वेट उठा रहा है और जमीन से उठाकर ऊपर रखने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1.5 मीटर। तो आप वर्क डन बताइए। जाहिर सी बात है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, क्लियर है, देख लो एक बार, ठीक है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है m 15 kg, हमारे पास गिवन है डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर, ठीक है। हम लोग को कैसे निकालना है बताइए। देखो इस क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा, या फिर बगल में कर देते हैं। देखिए m है आपका, d है आपका, ये चीजें क्लियर हैं, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल्स टू F इंटू डी या S, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, m इंटू A, ठीक है। यहां पर कोई फोर्स तो दिया नहीं गया है, यहां पे क्या क्या दिया गया है, मास दिया गया है m, तो m निकल गया हमको। एक्सीलरेशन हमको पता नहीं है, एक्सीलरेशन वैसे जनरल टर्म में दिए जाते हैं, लेकिन जब भी कभी ग्रेविटेशन के ऑपोजिट या उसके जहां पर भी ग्रेविटेशन का डिस्टर्बेंस आ जाता है कि तुमने जमीन से कोई चीज उठाई तो वहां पे कौन सा एक्सीलरेशन लग रहा है, g लग रहा है, a नहीं लगता। तो जब जमीन का मामला आ जाता है, ठीक है, जब जमीन जायदाद का मामला आएगा तो g लगेगा, क्लियर है, तब फिर a नहीं लगता है। ग्रेविटेशन के साथ जब भी कोई बात होती है तो g यूज होता है, ठीक है। हम यहां पर g को 10 मान लेते हैं, कैलकुलेशन एरर्स ना हो ज्यादा, 9.8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस कंसीडर g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी भी कोई चीज लिखो तो हमेशा उसकी यूनिट पे खास ध्यान देना, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, f की जगह क्या हो जाएगा हमारा, f क्या है, एक तरह से उसका वेट ही है, वेट क्या होता है m इंटू जी, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा हो गया W इक्वल टू m इंटू जी इंटू डी, ए की जगह हमने g यूज किया, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन का मामला है, ठीक है। m क्या है 15, g क्या है 10, d क्या है 1.5, पॉइंट हटाओ, 15 इंटू 15 कितना होगा 225, क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर या फिर 225 जूल, ये आंसर होगा आपका, 225 न्यूटन मीटर या फिर 225 जूल। क्लियर। अच्छा एक चीज और, छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, मैथमेटिक्स का है। जैसे मान लो 15 इंटू 15 लिखा तो मैंने 225 तुरंत लिख दिया,
इसका एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, तुम लोग को आगे काम आएगा बहुत। देखो कैसे, अगर तुमसे ऐसी कोई भी डिजिट का स्क्वायर पूछते हैं जिसके लास्ट में 5 आता हो, लाइक 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, तो क्या करना उसमें, क्या करना होता है, राइट साइड में लिखो 25 और लेफ्ट साइड में डिजिट कौन सी है, 1 है, तो 1 की बाद की डिजिट कौन सी होती है, 2 होती है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 2 आएगा, 225। देखो तुरंत मैंने आंसर लिख दिया था इसीलिए वहां पे। 25 का स्क्वायर देखिए, राइट का 25 अगेन, लेफ्ट में क्या है, 2 है, 2 को एक डिजिट ज्यादा कौन सी, 3 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 625। 35 का क्या होगा, अगर लाइव सेशन होता तो मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछता, ये तुरंत बता देते। 3 से एक ज्यादा क्या है, 4, 3 into 4 12, 25, इससे तुम 95, 105 तक निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहां पर मैंने देख लिया 15 आ रहा था, पॉइंट हट गया, 10 कट गया, तो 15 into 15 था। 15 into 15 का क्या मतलब है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर मतलब 225 न्यूटन मीटर। क्लियर, क्योंकि हमको पता है ये बात, ये देखो, ठीक है। यहां तक की बात में आपको कोई भी दिक्कत अगर होगी तो हमसे पूछिएगा जरूर, ठीक है। हम आपके कमेंट्स का काफी बेसब्री से इंतजार करेंगे, ठीक है। अच्छा बुरा जैसा भी लगे बताना जरूर, ठीक है बेटा, फीडबैक जरूरी होता है, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जरा एनर्जी की। एनर्जी क्या है, एनर्जी होती क्या है। अभी तक तो हमने वर्क के बारे में बात की, ठीक है, और वर्क के जितने भी प्रारूप कह सकते हैं या जितने भी टाइप्स आपके 9th क्लास में आते हैं वो हर चीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिलहाल इससे ऊपर आपके सिलेबस में नहीं है, वरना बेटा आपको बताते जरूर हम, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, कुछ भी पढ़ना हो, तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, ठीक है। ये नंबर है मेरा और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो पूछ लीजिएगा मुझे, मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज है, वर्क और एनर्जी बिल्कुल सेम चीज है। तो आखिर एनर्जी है क्या, एनर्जी है आपका, एक लाइन में बोलूं तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, दैट्स इट। जो भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। काम करने की क्षमता है, कैसे काम करोगे, बिना एनर्जी के तो कर नहीं दोगे, ठीक है। तो इसीलिए एनर्जी और वर्क दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक है, या ये कह लो दोनों सेम चीजें हैं, बस अलग अलग कंटेस्ट में अलग अलग बात की जाती है। जहां वर्क का काम होता है वर्क की बात करते हैं, जहां एनर्जी काम होता है एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग एनर्जी को वर्क के टर्म में ही बात करते हैं, इसीलिए दोनों की यूनिट सेम होती है। ये भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो एनर्जी की यूनिट भी क्या होगी हमारी, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। क्लियर है बात। यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज जूल। और कितने टाइप की एनर्जी होती है बताइए, टाइप्स ऑफ एनर्जी। देखो टाइप्स ऑफ एनर्जी, कितने टाइप की एनर्जी होती है। सबसे पहली तो होती है मैकेनिकल एनर्जी। पहली क्या होती है, मैंने माना है
कोई पहला और दूसरा नहीं होता, जो याद आता जा रहा लिखते जा रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी, फिर क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर क्या होता है केमिकल एनर्जी। ठीक है, ऐसे में एनर्जी के बहुत टाइप होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी के बहुत से टाइप हैं, इसके अलावा मैग्नेटिज्म है, लाइट एनर्जी है, बहुत से तरीके हैं। ठीक है, अब जैसे कि कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होती हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एनर्जी कंजर्वेशन में एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी को सिर्फ चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो कुछ मशीन्स हैं जो इसी पे काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल बैटरी क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। उसमें केमिकल कंपोजिशन होते हैं और हम लोग क्या देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। तो क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, हमारा जो मोटर होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारा जो जनरेटर होता है वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे ही बहुत सी जो मशीन्स हैं, आगे जाके फिजिक्स जब वास्ट होगी और ढेर सारी मशीनों की बात होगी तो वो सब के सब सिर्फ एनर्जी में खेलेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, एनर्जी को क्रिएट तो कर ही नहीं सकता कोई। तो क्या करते हैं? अपने यूज के हिसाब से एनर्जी को चेंज कर देते हैं। उन्हें जिस वक्त जिस एनर्जी की जरूरत है उस मशीन के थ्रू उस एनर्जी को ले लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? चलिए बच्चों, अपने कमेंट बताइएगा और ये बताइएगा आज का लेक्चर आप सब लोगों को कैसा लगा। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसके बाद हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मैं विकास कुमार सिंह आप लोगों द्वारा इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं। नमस्कार।